बचपन से लेकर अब तक हम कुछ ऐसा पढ़ते या फिर लोगों से सुनते आ रहे हैं जो सच नहीं है। उन्हें गलत ही सुनने में इतना मजा आने लगता है कि हम उस झूठ को सच मानने लगते हैं। ऐसी ही कुछ बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। हिंदी काउंटडाउन की इस वीडियो में हम झूठ की धूल हटाकर उन कहानियों के सच से आपको रूबरू करवाएंगे। नए व्यूअर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वीडियो के अंत तक आपके होश उड़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की दीवार प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर में, खासतौर चीन में, बच्चों को पढ़ाया जाता रहा है कि धरती पर चीन की दीवार एक ऐसी मानव निर्मित चीज है जो कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। क्या आपने भी ऐसा सुना है या ऐसा मानते आए हैं? अगर हाँ तो नासा आपसे सहमत नहीं है। नासा तो इस बात को साफ नकार चुका है। नासा का कहना है कि चीन की दीवार लो अर्थ ऑर्बिट से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। लेकिन हाँ, अगर क्लाइमेट बिल्कुल साफ हो तो कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा होने पर सिर्फ चीन की दीवार ही नहीं बल्कि दूसरे बड़े स्मारक जैसे पिरामिड, एयरपोर्ट्स वगैरह भी देखे जा सकते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चीन की दीवार को नंगी आंखों से चांद से देखा जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे इंसान के बाल को 3 किलोमीटर दूर से देखना यानी कि बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा लोग अमेरिकी चित्रकार रॉबर्ट रिपली की वजह से सच मानने लगे थे, जिसने 1932 से अपने कार्टून फीचर बिलीव इट और नॉट के साथ एक पार्ट बनाया था, जिसमें उसने चीन की दीवार को मनुष्य का सबसे शक्तिशाली काम केवल चंद्रमा से मानव आंख से दिखाई देता है बताया था। ये बात निश्चित रूप से बिना किसी सबूत के कही गई थी, क्योंकि इसके 30 साल बाद यूरी अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान बना। इसलिए अगर नंगी आंखों से आपको चीन की दीवार देखनी है तो आपको चांद पर नहीं बल्कि आपको चीन जाना पड़ेगा। लेकिन वहां भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि नॉर्थ बीजिंग के आसपास की दीवार की देखरेख सही की गई है, लेकिन बाकी हिस्सों में अब देखने लायक कुछ नहीं बचा। दीवार की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इस दीवार को बनाने के लिए जिस सामान का प्रयोग किया गया था वो भी कुछ खास नहीं था, जिसके कारण आज ये दीवार 1/3 हिस्सा टूट चुकी है। आसपास के गांव के लोग भी अपने काम के लिए ईंट पत्थर दीवार से निकाल लेते हैं। दीवार के पत्थरों को चुराकर या तो आसपास के लोगों द्वारा घर या रोड बना ली गई है या फिर उन्हें 7 से 8 डॉलर में चीनी सभ्यता का प्रतीक बताकर मार्केट में बेच दिया जाता है। 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार 22% दीवार तो बिल्कुल गायब हो चुकी है। आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। काफी लंबे अरसे से माना जाता रहा है कि ये लाइन गांधी जी द्वारा कभी कही या लिखी गई थी। शायद आप भी यही मानते होंगे, लेकिन सरासर गलत है। इस बात पर बहुत मतभेद है कि क्या गांधी ने ये शब्द कहे थे। दरअसल ये कथन उनके अहिंसावादी व्यक्तित्व पर सटीक बैठता है। शायद इसीलिए लोग इसे सही मानते आए और न्यूज डिबेट और सोशल मीडिया पर यदाकदा चिपकाते आए हैं। An eye for an eye only makes the world blind. लेकिन जब येल बुक ऑफ कोटेशन के एडिटर ने गांधी फैमिली से बात की तो वो ये बताने में असक्षम रहे कि ऐसा कब हुआ था, न ही कोई सबूत दे पाए। लेखक लुई फिशर ने गांधी जी की बायोग्राफी लिखते समय 2 बार इसी से मिलते जुलते वाक्यांश का उपयोग विभिन्न पुस्तकों में किया, लेकिन गांधी जी की तरफ से नहीं। इसके अलावा ये डायलॉग एक्टर बेन किंग्सले द्वारा 1982 में आई फिल्म गांधी में कहा गया। शायद यही वजह रही होगी कि जो सब इसे सच मान बैठे। नेसिस फोटो। लॉक नेस मॉन्स्टर एक पानी में रहने वाला दानव है जो नेसी के नाम से मशहूर है, जिसकी केवल दंत कथाओं में पुष्टि की गई है। इस दानव के स्कॉटलैंड के लॉक नेस इलाके में निवास करने की कहानियां मिलती है, लेकिन इस जानवर के किसी भी तरह के असली होने के सबूत को खोजने के सभी प्रयास बेकार ही रहे। लेकिन 1934 में तब हड़कंप मच गया जब कर्नल रॉबर्ट विल्सन द्वारा खींची गई एक फोटोग्राफ में यह मॉन्स्टर कैद हो गया। इसकी आज तक एकमात्र तस्वीर खींचने वाले रॉबर्ट विल्सन ने बताया कि वो झील की तस्वीर ले रहे थे तो अचानक से उन्हें मॉन्स्टर बाहर निकलता हुआ दिखाई दे दिया। उन्होंने जल्दी से उसकी 4 फोटो ले ली, लेकिन 2 ही सही निकल पाई और एक ही वर्ल्ड फेमस हुई। फोटोशॉप भी उस समय नहीं था, इसलिए उस फोटो पर सबको विश्वास हो गया और लोगों द्वारा उसके देखे जाने की कई मनगढ़ंत स्टोरीज सामने आने लगी, ठीक भारत के चोटी कटवा की तरह। 60 साल तक सब उसे सही मानते रहे, लेकिन 1994 में इस राज से आखिर पर्दा उठ ही गया। दरअसल वो एक सबमरीन खिलौना था जिसे क्रिस पर्लिंग द्वारा बनाया गया। ऐसा बदले की भावना के चलते किया गया। क्रिस मरमाडुक का दामाद था।
इस घटना से पहले मर्माडूक को नेसी के कुछ फुटप्रिंट मिले तो उन्होंने उसे अपने एम्प्लॉयर डेली मेल को दिखाए, लेकिन जब मालूम पड़ा कि फुटप्रिंट नकली है तो उनका मजाक उड़ाया गया। इसलिए डेली मेल से बदला लेने के लिए इस कारनामे को अंजाम दिया गया। नेसी की फोटो खींचकर डेली मेल को बेची गई, जिसे उन्होंने झट से खरीद लिया। फीफा वर्ल्ड कप 1950। आप भी सोचते होंगे ना, कब वो दिन आएगा जब भारत फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दे कि ऐसा नहीं है। 1950 में ब्राजील में हुए फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारत ने क्वालिफाई कर लिया था। जिन्हें मालूम होगा कि भारत ने क्वालिफाई किया था तो वो लोग ये भी जानते होंगे कि तब भारतीय खिलाड़ी बिना जूतों के नंगे पैर फुटबॉल खेलते थे, लेकिन नंगे पैर उन्हें इस टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत नहीं मिली, जिसकी वजह से भारत ने नाम वापस ले लिया। लेकिन ये सिर्फ महज एक झूठ ही है। इसके अलावा बहुत मानते हैं कि तब ब्राजील का सफर लंबा और महंगा था और AIFF के पास इन पर खर्च करने के लिए समय और पैसे दोनों ही नहीं थे, इसलिए हम पीछे हट गए। लेकिन ये दोनों ही बातें गलत है, क्योंकि आयोजकों ने भारत को ब्राजील लाने के लिए यात्रा के ज्यादातर खर्चों का भुगतान करने की पेशकश की, लेकिन भारत इसलिए पीछे हट गया क्योंकि टीम सिलेक्शन से AIFF नाखुश था और प्रैक्टिस के लिए कम समय दिया गया था। टीम के कप्तान शैलेंद्र मन्ना के मुताबिक तब AIFF फीफा वर्ल्ड कप को ओलंपिक की तुलना में ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट। आपने भी ये जरूर सुना होगा या खुद दूसरों को गर्व से बताते हुए आए होंगे कि पूरी दुनिया के मुकाबले भारतीय रेलवे विभाग में सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। दरअसल ये सच नहीं है, क्योंकि जब 2015 में सर्वे किया गया तो मालूम पड़ा इसमें इंडियन रेलवे 8वें स्थान पर है, जिसमें 1.4 मिलियन लोग काम करते हैं। वहीं 9वें नंबर पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आती हैं, जिसमें 1.3 मिलियन लोग काम करते हैं। सबसे टॉप पर 3.2 मिलियन कर्मचारियों के साथ अमेरिकी रक्षा विभाग है। दूसरे नंबर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, तीसरे पर वॉलमार्ट और चौथे पर मैकडॉनल्ड्स हैं। लेकिन 2017 में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन रेलवे अब 1.54 मिलियन कर्मचारियों के साथ 7वें पायदान पर पहुंच चुकी है। उम्मीद है अब आपकी जानकारी अपडेट हो गई होगी, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि 4 अभी बाकी है। नेशनल स्पोर्ट। हम न जाने कब से NCERT बुक्स में ये पढ़ते आ रहे हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हो सकता है आपने इस पर निबंध भी लिखा हो। ये सामान्य ज्ञान की हर किताब में है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, यहाँ तक कि सरकारी वेबसाइट में भी लिखा है। लेकिन हम आपको बता दें कि देश को 8 ओलंपिक गोल्ड और 1 विश्व कप दिलाने वाले इस खेल को भारत के राष्ट्रीय खेल का दर्जा हासिल नहीं है। जी हाँ, ये हम नहीं, खेल मंत्रालय ने एक RTI क्वेरी का जवाब देते हुए बताया है। 2012 में ऐश्वर्या पाराशर ने प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा कि भारत सरकार ने हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में कब माना, लेकिन केंद्रीय युवा मामलों के मंत्रालय के अवर सचिव SPS तोमर ने बताया कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसे सामान्य खेल में राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना जाता है। यानी आज से करीब 8 साल पहले ये साफ हो गया था कि हॉकी नेशनल स्पोर्ट नहीं है। लेकिन क्या अभी तक आपको इसकी जानकारी थी? नेशनल एंथम। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उसे जानकर आप पक्का दंग रह जाएंगे। आजादी के इतने दशकों बाद आज भी हम अपने राष्ट्रगान को सही ढंग से ना तो पढ़ते हैं ना ही गाते हैं। चौंके ना? जी हाँ, राष्ट्रगान के पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा में प्रयुक्त सिंध शब्द है ही नहीं। इसकी जगह सिंधु शब्द किया जा चुका है, लेकिन हमें पता ही नहीं है और ना ही ये उपयोग होता है। जनवरी 1950 में इसे बदलकर सिंधु किया जा चुका है। दरअसल सिंध अब पाकिस्तान का प्रांत है, इसलिए इसे बदलकर सिंधु कर दिया गया, जो सिंधु नदी का प्रतिनिधित्व करता है। ये नदी है तो पाकिस्तान में, लेकिन बहती भारत की घाटियों यानी जम्मू कश्मीर में। भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में भी सिंध नहीं सिंधु शब्द का उपयोग हो रहा है, लेकिन हम आज भी इस पर ध्यान नहीं देते। उम्मीद है आप चौंके नहीं होंगे। ठीक उसी तरह 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर नेशनल हॉलिडे माने जाते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में भी इसका कोई आदेश नहीं है जिसमें इन दिनों को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की बात कही गई हो। पिरामिड और दास। इजिप्ट अपनी कई अतरंगी चीजों के लिए जाना जाता है, जिनमें से एक है पिरामिड। 19वीं शताब्दी तक ये समझा जाता था कि इतने विशाल पिरामिड को बनाने के लिए दासों की मदद ली गई।
यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक शोध से पता चला है कि करीब 20,000 दासों द्वारा एक पिरामिड को बनाने के लिए 23 साल का समय लगेगा। किसी भी देश के पास इतने दास तो नहीं हो सकते जो वो विशाल पिरामिड्स खड़ा कर दे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल कुछ हजार दासों ने मिलकर इतने विशाल पिरामिड खड़े कर दिए हों? फिर 20वीं शताब्दी में ये माना जाने लगा कि सोसाइटी के एक छोटे से भाग ने दासों संग मिलकर पिरामिड खड़े किए, जिनमें पेशेवर श्रमिक और वास्तुकार शामिल होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि केवल कुछ हजार दासों, श्रमिकों और वास्तुकारों ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने मिलकर इसमें मदद की होगी, जिनमें इन सब के अलावा आम लोग भी शामिल होंगे। जैसे सोसाइटी के एक भाग ने पिरामिड्स बनाए होंगे, एक भाग ने उन तक सामान वगैरह पहुंचाया होगा, एक भाग दूर दूर से पत्थर वगैरह लाए होंगे, एक भाग ने इनके लिए खाना पानी जुटाया होगा। पृथ्वी पर मौजूद इस अजूबे का निर्माण सोसाइटी का एक छोटा सा भाग या कुछ हजार या लाख मजदूरों के बस की बात नहीं है। सेक्युलरिज्म। आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि भारत 1947 में सेक्युलर हो गया, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो समझ में आता है कि 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा ही धर्म के आधार पर किया गया। लेकिन कुछ अक्लमंद है वो मानते हैं कि 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू किया गया तब भारत को सेक्युलर घोषित किया गया। लेकिन हम आपको बता दें, ना 1947 में और ना 1950 में सेक्युलर शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया। किंतु ऐतिहासिक रूप से भारत में सर्वधर्म समन्वय और वैचारिक एवं दार्शनिक स्वतंत्रता अनादिकाल से चली आ रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से सच से झूठ की धूल हटाना बाकी है। इसलिए पार्ट 2 देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। नए यूजर जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें।